आप सभी को नमस्कार। Thank you, METS University, for giving me this opportunity to share the modality. मुझे लगता है बैकग्राउंड में किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अमित जी। आप आई थिंक आपके पास से ही आवाज आ रही है जी। तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद कि मुझे अपॉर्चुनिटी दें कि मैं आपके यूनिवर्सिटी के यंग माइंड के साथ में इंटरैक्ट करके उनको यह बता पाऊं कि हमारी वैदिक संपदा कितनी समृद्ध है। जहां पर ये शब्द जुड़ जाता है वैदिक, वो सनातन हो जाता है। और आज जो मैं जितना भी ज्ञान आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसका पूरा श्रेय जाता है महावास्तु के फाउंडर डॉक्टर खुशदीप जी बंसल को। ज्ञान तो बहुत है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च, यत सारभूतम तद उपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। इस बात का मतलब है, ये चाणक्य नीति का श्लोक है और यह बताता है कि ज्ञान बहुत है। धर्म ग्रंथ है हमारे, बहुत सारे विद्या से संबंधित ग्रंथ है और उसमें बहुत ज्ञान है। लेकिन जब हम वो सारा ज्ञान आत्मसात करने के लिए जाएंगे और हमारी ही परंपरा का, तो हमारे कई वर्ष कई जन्म लग जाएंगे। तो आज के समय में क्या रेलेवेंट है? रेलेवेंट का मतलब जो हमारे लिए जरूरी है, अगर हमने वो सीख लिया तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चल पाएगा। यही बताता है महावास्तु। महावास्तु वास्तु का विज्ञान तो है ही, साथ में जीवन जीने का विज्ञान है। और ये बाकायदा पिछले 30 वर्ष रिसर्च किया गया है। किसने ये रिसर्च करी है? डॉक्टर खुशदीप जी बंसल ने। तो वेदों में वर्णित, भारतीय शठ दर्शन में वर्णित पूरा जो ज्ञान है उसका निचोड़ है, जिसके बारे में हम बात करते हैं महावास्तु में। जो भी विज्ञान होता है हमारी और भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है। यह विशेषता क्या है कि हम पर्सन सेंट्रिक हैं। हम व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं क्योंकि ऐसा मानते हैं कि चूंकि ईश्वर ने हमको आपको सभी को बनाया है और ईश्वर की कोई भी कृति सर्वश्रेष्ठ से कम नहीं हो सकती है। तो हम अपने आप में परफेक्ट हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारे लिए विशेष रूप से कोई विज्ञान बनता है। हमारे लिए कैसे? क्योंकि हम व्यक्ति की एग्जिस्टेंस को 3 लेयर में समझते हैं और ये 3 लेयर वही है जिन विज्ञान के बारे में हम बात करते हैं। पहली लेयर, आप स्वयं क्या है, इसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता से ज्यादा क्लैरिटी से कहीं नहीं कहा गया है। व्यक्ति कितने प्रकार के हो सकते हैं? अब एक व्यक्ति के लिए एक प्रकार का उपचार तो हमारी परंपरा है ही नहीं। हमारी जो उपचार की परंपरा है वह भी शरीर पर काम करती है, परंतु यह जान करके कि यह शरीर बना किस मिट्टी का है। मतलब पंच तत्वों में से 3 प्रमुख तत्व आपके शरीर में कौन सा ज्यादा प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट का मतलब 3 मेन एलिमेंट होते हैं, एयर, फायर एंड वाटर। अब इसको हम अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, इसी को अगर हम त्रिदोषों के हिसाब से आपको बताएंगे तो क्या होते हैं? वात, पित्त और कफ। तो ये 3 प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में। तो नॉलेज सीकर होते हैं, वह होते हैं वात प्रवृत्ति के लोग, यानी एयर एलिमेंट वाले। दूसरे होते हैं एक्शन ओरिएंटेड, जो काम करते हैं, इनको कहते हैं रजस प्रकृति। और मजे की बात बताऊं, देश के लिए जो राजस्व लेकर के आते हैं वह भी ये रजस प्रवृत्ति के ही लोग होते हैं, रजस प्रकृति के लोग होते हैं। ये काम करने पे विश्वास करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, लिस्ट डाउन करके काम करते हैं और ये बिजनेस क्लास होते हैं, प्रकार के होते हैं। और जिनकी की बहुतायत है, बहुतायत मतलब सबसे ज्यादा 30 प्रकार के लोग होते हैं, यह होते हैं तमस प्रकृति के लोग। अब तमस नाम सुनकर के आपको अंधकार और नेगेटिविटी समझ में आती है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जो तमस है वो इमोशन है, वाटर एलिमेंट है। ये इमोशन ही हम आपस में कनेक्ट रखते हैं। अगर इमोशन नहीं है इंसान में तो वो जानवर के समान है। हर व्यक्ति में ये तीनों एलिमेंट होने ही चाहिए और होते ही हैं, लेकिन उनका रेशियो कुछ कम और ज्यादा होता है, जिसके कारण कि उनकी प्रकृति पता चलती है। और ये सारी बातें कहाँ से आ रही हैं?
यह सारी बातें आ रही हैं श्रीमद् भगवद गीता से, जहां भगवान और जो इंसान है उसके बीच का डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है वो, जिसमें ईश्वर बता रहे हैं अर्जुन से कि भाई तुम किस प्रकृति के हो और तुम वही काम करने वाले हो, कंफ्यूज मत हो, डिप्रेस मत हो। क्योंकि सिनेरियो क्या था कि एक सिचुएशन है जहां पर परफॉर्म करना है किसको, एक बंदा है अर्जुन को, और वो कह रहा है कि नहीं परफॉर्मेंस तो मेरे से हो ही नहीं पाएगी। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा जो एलिमेंट है फायर है, यू आर अ वॉरियर, तुम योद्धा हो, तो तुमको युद्ध करना है। और सेम ऐसी सिचुएशन हमारे और आपके जीवन में बहुत सारी आती है, बहुत बार आती है, या ऐसा समझ लीजिए कि हर क्षण आती है। और आप जो अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स क्या है, क्योंकि थोड़े इमेच्योर होते हैं, अभी उनकी पर्सनैलिटी बिल्टअप हो रही होती है, तो उनको अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो कैसे हैंडल करना है, बिल्कुल रेलेवेंट है अभी पेंडेमिक सिचुएशन, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या। और ये स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या ने हमको घर में बंद कर दिया। अब इस घर में बंद होने के कारण बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी आई। अगर ऐसा जो बहुत ही रेलेवेंट किस्सा चल रहा है, वहां पर उस व्यक्ति को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए एक कृष्ण जैसा व्यक्ति होता, या उसके पास गीता ही होती, तो ये सिचुएशन ना खड़ी होती। कौन सी सिचुएशन? डिप्रेशन के कारण अपने जीवन का अंत करना। तो आप ऐसा समझिए कि हमारा वैदिक विज्ञान है, हमारे जीवन के हर लेयर पे हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लिखा पढ़ा हुआ है, लेकिन हम और आप इसको जानते नहीं। तो इस ज्ञान को सहेज करके ऐसा जैसा वो अप्लाइड साइंस हो, हमको और आपको बांटने का काम किया डॉक्टर खुशदीप जी बंसल ने। तो उनका धन्यवाद देते हुए मैं अगली लेयर पे जा रही हूँ, लेयर नंबर 2, जो कि मेरा अपना डोमेन है। वास्तु प्रैक्टिशनर हूँ मैं, महावास्तु प्रैक्टिशनर हूँ। किसी भी शब्द के साथ में जब महा जुड़ जाता है तो वह विशेष हो जाता है। तो पहले मैं बताऊंगी कि महावास्तु की विशेषता क्या है, फिर मैं बताऊंगी कि इसमें हम मेथडोलॉजी को कैसे फॉलो करते हैं। क्योंकि आप में से मुझे ऐसा पता चला कि कुछ इंटीरियर के भी स्टूडेंट हैं, कुछ आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं, कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हैं। तो आपके लिए यह विज्ञान कैसे रिलेवेंट है, इसको जानना क्यों आवश्यक है, इस बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो पहली लेयर थी हम स्वयं, दूसरी लेयर है हमारा एक्सटेंडेड सेल्फ, यानी हमारा वातावरण, यानी कि वास्तु। वास्तु ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग है, दीवारें हैं और वहां पर ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये थंब रूल्स हम महावास्तु में फॉलो ही नहीं करते। वास्तु का मतलब होता है वस निवासे, यानी रहने योग्य स्थान। तो आप समझिए बात को कि इंसान तो इतना समझदार है ही कि उसने जब रहना यानी सिविलाइजेशन की जब शुरुआत हुई तो भी उसने अपने रहने योग्य स्थान को बैलेंस बनाया। बैलेंस कैसे? जब इंसान, जिस समय इंसान इवॉल्व हुआ, यानी हम बंदर अपने पूर्वजों से इंसान के रूप में आना चालू हुए, तो कहाँ पर रहना शुरू किया? गुफाओं में। या जब सिविलाइजेशन यानी कि हम और अपने आप को सुसंस्कृत बनाना शुरू किया हमने, तो हम नदियों के किनारे रहते थे, और उन नदियों के किनारे या पहाड़ों पर प्रकृति का 5 एलिमेंट्स का परफेक्ट बैलेंस होता था। ये जो 5 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर आपसे शब्द बोला, यह होते हैं पंच तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर तो इन 5 तत्वों से बना है, पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर मौजूद, इस संसार में मौजूद हर चीज इन्हीं 5 तत्वों से बनी है, छठा तत्व है नहीं। तो ये 5 तत्व किसी भी चीज को डिफरेंट शेप एंड साइज अपीयरेंस कैसे दे देते हैं? उसके रेशियो के हिसाब से। जैसे हर मनुष्य में 3 एलिमेंट होते हैं, एयर, फायर एंड वाटर, वैसे ही हर चीज में यह 5 तत्व मौजूद होते हैं। महावास्तु की फिलॉसफी है संतुलन। संतुलन किसमें? इन्हीं 5 तत्वों में। और ये संतुलन 5 तत्वों में कैसे आता है? आपके घर को हम का एक स्फीयर मान करके 16 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अमित जी, कैन आई हैव द पीपीटी हियर? सेकंड स्लाइड ऑफ पीपीटी लगा दीजिएगा प्लीज। अमित जी, कैन यू हियर मी?
ओके, जब तक वो पीपीटी डिस्प्ले करते हैं, स्क्रीन शेयर करेंगे हमसे, तब तक मैं आगे बढ़ जाती हूँ। आपने पिज्जा देखा है? जैसे पिज्जा को हम कट करते हैं फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी, तो एक पिज्जा जैसा है हमारा घर। इसके अगर हम 16 हिस्से करेंगे एक सेंटर को रेफरेंस लेकर के, तो हमको 22.5 डिग्री का एक हिस्सा मिलेगा। अमित जी, क्या मैं स्क्रीन पर देख सकती हूँ अपनी पीपीटी? जी, ओके, नो प्रॉब्लम, तो मैं बात कर लूंगी। जी, धन्यवाद। ठीक है। इमेजिनेशन में सोचिए कि आपका घर एक पिज्जा जैसा है, ठीक है, गोल नहीं है, क्योंकि गोल तो हम घर बना ही नहीं सकते हैं। घर को तो आज के समय में, जैसे अब आपके दिमाग में कई बार ये प्रश्न आते हैं कि ये कोना बड़ा है, ये कोना छोटा है, ये प्रचलित मिथ हैं, भ्रामक बातें हैं। हम संतुलन की बात करते हैं, कोई भी कोना छोटा या बड़ा है उसको महावास्तु टेक्निक से हम संतुलित कर सकते हैं। अब ये तो हमारी तकनीक की बात है, तो कोर्स में सीखते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताती हूँ कि जिस डायरेक्शन से, डायरेक्शन हमें मालूम है 4 होते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब चूंकि वास्तु इतना प्रचलन में आ गया, तो हमको 4 और डायरेक्शन मालूम है जो सब डिवीजन या सब डायरेक्शन होते हैं। नॉर्थ ईस्ट ईशान्य, साउथ वेस्ट नैऋत्य, और वायव्य कोण होता है नॉर्थ वेस्ट, और साउथ ईस्ट होता है आग्नेय कोण। ये हमको मालूम है। आप कहेंगे इतना तो हमें भी मालूम है, तो मैं क्या खास बात बताने वाली हूँ? तो खास है क्योंकि बात है महावास्तु की। महावास्तु में हम फर्दर 8 डायरेक्शंस की और बात करते हैं। ये सब डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का एक 22.5 डिग्री का सेगमेंट, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। यह दिशा होती है स्वास्थ्य की। तो आपकी जानकारी के लिए, हर डायरेक्शन डिग्री को 16 हिस्सों में विभाजित करेंगे, जिसको हम कहते हैं एंगुलर डिवीजन। तो हमारे आप तो चूंकि तकनीकी लोग हो तो आपको ये जानकारी होगी ही। तो अगर हम 16 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 22.5 डिग्री का एक हिस्सा हमको मिलता है। वह हिस्सा एक जोन होता है, यानी एक दिशा क्षेत्र होता है। और ये विशेष दिशा क्षेत्र क्यों होता है? क्योंकि इसका अपना एक विशेष गुण होता है। और किसी भी घर को 16 हिस्सों में इस प्रकार से एंगुलर बांटना है, एंगुलर डिवीजन करना है, ये महावास्तु का ही फिलॉसफी है। ये डॉक्टर खुशदीप जी बंसल ने ही इसका अनुपालन किया है। ठीक है, अब हर डायरेक्शन का अपना एक गुण होता है। तो अगर आपको ये बात मालूम है, तो आप जैसे इंटीरियर या आर्किटेक्ट जो भी प्रोफेशन में है, आप अगर इन जोन के गुणधर्म के हिसाब से वहां पर एक्टिविटी करवा दोगे। एक्टिविटी क्या क्या होती है? अगर उनका प्लेसमेंट आपने घर में सही जगह पर कर दिया, तो वह घर सुख समृद्धि और सेहत देने वाला होगा। कैसे? देखिए, आप लोग प्रोफेशनल हैं। अब प्रोफेशन, जो लोग प्रोफेशन में हैं, उनके लिए कौन कौन सी दिशाएं उपयोगी होती हैं, मैं ये आपको पहले बताती हूँ। और आप, जैसा मुझे पता चला कि आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिएटिव फील्ड से हैं। क्रिएटिविटी कहाँ होती है? अब एक बैंड्रा सीलिंग बना, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ। तो बैंड्रा सीलिंग बना, तो जब वो समुंदर के अक्रॉस बना, उसके पहले किसी के मनस में बना। क्रिएटिविटी पहले कहाँ से शुरुआत होती है? पहले किसी के सबकॉन्शियस में आती है, तब फिर वो परिणत होती है स्ट्रक्चर में। तो ये जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसके लिए ये जो सबकॉन्शियस है, यानी हमारा जो माइंड है, उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तकनीकी लोग हैं, आपको तो मैं बताती हूँ पहले कि दिशा कैसे देखते हैं। दिशा को सही तरह से देखने के लिए आप अपने घर के सेंटर पे खड़े हो जाएंगे। ये विशेष बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि दिशा देखनी कैसे है। कभी कोई बालकनी पे खड़ा होकर के कहता है कि इस घर की फेसिंग या डायरेक्शन ये है। कभी कोई एंट्रेंस पे जाकर के खड़ा हो जाता है और कहता है ये डायरेक्शन है ना। यह गलत अप्रोच है। सही अप्रोच है घर के सेंटर पे खड़े होना, क्योंकि हमारा जो घर है वो हमारे लिए ब्रह्मांड है, हमारा अपना विश्व है।
और हम उस घर का सेंटर हैं, तो डायरेक्शन कहाँ से देखेंगे? घर के सेंटर से। अब आप चूंकि साइंस वाले लोग भी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मास प्रॉपर्टी सेंटर निकाल लीजिए, घर के उस सेंटर पे खड़े हो जाइए और फिर डायरेक्शन देखिए। अब जो आपको डायरेक्शन मिलेगा वो आपको बताएगा कि इस घर का एंट्रेंस कहाँ है, घर में होने वाली विभिन्न एक्टिविटीज क्या है। महावास्तु में हम तो एक्टिविटीज की बात करते हैं, हम दीवारों की बात ही नहीं करते हैं। क्योंकि दीवारों की बात नहीं करते हैं इसीलिए हम तोड़फोड़ नहीं करते हैं। महावास्तु साइंस है जिसमें डिमोलिशन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। बिना किसी तोड़फोड़ के रेक्टिफिकेशन टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं हम महावास्तु में। अब आप क्या क्या ध्यान देते हैं, एक्टिविटी घर में क्या क्या होता है। अब आपको बताऊं तो एक घर में कम से कम 5000 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर इसका कोई थंब रूल मैं बना दूं कि नहीं ये गमला यहाँ पर ही रखना चाहिए, या पौधे यहाँ पर ही रखने चाहिए, या गैस चूल्हा यहाँ पर ही होना चाहिए, तो कैसे काम चल पाएगा? नहीं। तो महावास्तु में n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं विद n नंबर ऑफ रेक्टिफिकेशन टेक्निक्स है। महावास्तु वाले घर में चूल्हा साउथ ईस्ट में भी रखवा देते हैं, साउथ ईस्ट में भी रखवा देते हैं, और साउथ में भी रखवा देते हैं। अब ये 3 फायर एलिमेंट के डायरेक्शन की मैंने बात करी, आपको तो साउथ ईस्ट की जानकारी ही नहीं होगी। साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण और साउथ यानी कि दक्षिण दिशा के बीच का भी एक सेगमेंट होता है, और वो गैस चूल्हा रखने के लिए और भोजन पकाने के लिए सर्वोत्तम जोन होता है। तो मैंने आपको बताया कि फायर के 3 जोन में तो गैस चूल्हा आप रख सकते हैं, खाना पका सकते हैं, लेकिन महावास्तु में और भी ऑप्शन है। आप पश्चिम की दिशा में भी खाना बना सकते हैं, आप नॉर्थ वेस्ट या वायव्य कोण में भी खाना बना सकते हैं, आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट यानी वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच की दिशा है वहां पर भी खाना बना सकते हैं। अब कैसे ये दिशाएं आपके लिए फ्रूटफुल होंगी, उसके लिए छोटे छोटे उपचार करते हैं। ये हमारी रेक्टिफिकेशन टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं तत्व शुद्धि। इसमें कुछ डिफरेंट कलर के स्टोन या मार्बल लेकर के गैस चूल्हा के नीचे डाल करके हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग या संतुलन। तो बात कर रही थी मैं कि प्रोफेशनल लोगों के लिए किन 5 दिशाओं को देखना बहुत जरूरी होता है। पहला, जहां से क्रिएटिविटी और माइंड कनेक्ट होता है वो है नॉर्थ ईस्ट। आप इजिली घर के सेंटर पे खड़े होइए और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए, आपको कंपास भी बता देगा। हमारा एक ऐप है महावास्तु का जिसको कहते हैं चेक माई वास्तु ऐप। अमित साहू जी, अगर आप चैट बॉक्स पे चेक माई वास्तु ऐप टाइप कर देंगे या कमेंट्स में टाइप कर देंगे तो हमारे ऑडियंस को वो बहुत आराम से पता चल जाएगा। जी हाँ, आप क्या करें सर, अमित जी आप क्या करें, अभी मैं अपने फ्लो को ब्रेक नहीं करती हूँ क्योंकि इनके प्रश्न मेरी बात के बीच में ही आ रहे होंगे, तो मैं उनको वहां से ही लिंक अप करूंगी। बट पहले मैं अपनी बात खत्म कर देती हूँ। मैं पहले आपको 16 के 16 जोन घुमा तो दूं कि घर में किन 16 दिशाओं की बात होती है और आपके लिए क्या विशेष है। जी, तो क्रिएटिव लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना बहुत इजी है। अब आपको अपना कोई असाइनमेंट पूरा करना है, कोई प्रोजेक्ट है आपका और उसके लिए कुछ क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? घर के सेंटर पे खड़े हो जाइए और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख लीजिए, वहां पर कुछ भी क्लटर हो उसको हटा दीजिए, ऐसी चीजें जो अनऑर्गेनाइज्ड रखी हो उनको हटा दीजिए। तो फिर देखिए दिमाग में विचारों का फ्लो कितना सुंदर होता है। नॉर्थ ईस्ट जल की दिशा होती है, तो जल की दिशा में अगर आपने फायर कर दिया तो दिमाग में आग लगी रहती है, तो व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है। तो आप देखो मेरी बातों से आप कहाँ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हर दिशा का अपना एक मूल है। और यह भी किसकी खोज है? यह खोज है डॉक्टर खुशदीप जी बंसल की। उन्होंने बताया कि जो 16 दिशाएं हैं, हर दिशा का अपना एक मूल तत्व है और दिशा का गुण उसी मूल तत्व के कारण है। अब आपके पास क्रिएटिव आइडिया भी आ गए। अब ये क्रिएटिव आइडिया आप यूज कैसे करेंगे? इसको स्किल में कन्वर्ट करेंगे और स्किल का जोन होता है साउथ वेस्ट जोन।
जो प्रचलित वास्तु है उसमें आपको बताया गया, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस वगैरह में भी सुना और देखा होगा कि साउथ वेस्ट जोन घर के ब्रेड अर्नर का होना चाहिए, घर का प्रमुख व्यक्ति जो धन कमाता हो उसका होना चाहिए ना। महावास्तु में ऐसी बात नहीं है। महावास्तु ऐसा कहता है कि जिसको अपनी स्किल को शार्पन करना हो, जो बड़े होते हुए बच्चे हों, जो डिफरेंट चीजें सीख रहे हों, उनको साउथ वेस्ट में बैठ करके अभ्यास करना चाहिए। तो आप जैसे प्रोफेशनल्स क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट से न्यू आइडियाज लाएंगे, साउथ वेस्ट में अपनी स्किल को शार्पन करेंगे। अब इसके आगे क्या, आपने काम तो बहुत अच्छा सीख लिया, अब आपको पहचान नहीं मिल रही है। पहचान के हर व्यक्ति को जरूरत होती है। हम चूंकि सामाजिक लोग हैं और हमको लोगों से कनेक्ट होना, हमें लोग पहचाने, हमें लोग जाने, इसकी हर व्यक्ति के अंदर अर्ज होती है। पहचान मिलती है दक्षिण की दिशा से। अब आपने जो प्रचलित चीजें सुनी उसमें दक्षिण की दिशा अशुभ होती है ऐसा कहते हैं, नहीं जी। अगर आपको पहचान चाहिए अपने प्रोफेशन में, अपने जीवन में, अपने समाज में, तो साउथ डायरेक्शन को देखना बहुत जरूरी है। साउथ डायरेक्शन होता है फायर एलिमेंट का, और दिखता किससे है, आग से दिखता है। तो पहचान कैसे बनेगी, विजिबिलिटी कैसे मिलेगी, ये देती है आपको साउथ डायरेक्शन। साउथ से पहचान मिली, अब जब पहचान हुई तो लोग आपके पास आने चाहिए आपसे काम करवाने के लिए। मैं अभी टारगेट कर रही हूँ आप जैसे प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले लोगों को, जो आगे चल करके अपनी सेवाएं देंगे। कंसल्टेशन दे सकते हैं, फ्रीलांसर हो सकते हैं, या किसी एसोसिएशन से जुड़ करके काम कर सकते हैं। लेकिन पहचान तो सबको चाहिए। और फिर उसके बाद क्या चाहिए, आपके पास लोग आए जो आपसे काम करवाना चाहते हैं, यानी फुटफॉल चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज चाहिए। ज्ञान ले लिया, ज्ञान का क्या अचार डालेंगे जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी उसको यूज करने की। तो अपॉर्चुनिटी का जोन होता है नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर की दिशा। हमारे हर प्रश्न का उत्तर वहां से आता है, क्योंकि हमारी क्वेस्ट ही है कि हमारे पास कुछ करने के लिए हो। तो नॉर्थ यानी उत्तर की दिशा आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना काम कर रहे होंगे लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो फिर कहाँ देखेंगे, फिर देखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन पे। बहुत इजी है, घर के सेंटर पे खड़े हो जाओ, कंपास में देख लो, जीरो से अलाइन करेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन N0 लिखा हुआ आता है आईफोन के कंपास में, जो बाय डिफॉल्ट आपको कंपास मिलता है उसमें। ठीक है, अब इसके आगे क्या, जब हमारे पास क्रिएटिव है, स्किल भी बहुत अच्छी है, पहचान भी मिल गई, फुटफॉल भी मिल गया, जब तक पीसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स की दिशा होती है वेस्ट डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या चीजें क्लियर करी। जो प्रचलित और मिथ है कि पश्चिम की और दक्षिण की दिशा सही नहीं होती है, लेकिन ये तो सबसे आवश्यक है, क्योंकि पहचान दिलाएगा आपको दक्षिण दिशा, और उस पहचान को प्रॉफिट में, गेन्स में कन्वर्ट करेगी पश्चिम की दिशा। तो आपके घर के पश्चिम की दिशा में ऐसा कोई तत्व ना हो जो नुकसान करने वाला हो। अभी जब आप चेक माई वास्तु ऐप, हमारा महावास्तु का ऐप है, इसको जब डाउनलोड कर लेंगे और इसमें एक है दिशा चक्र, जो दिशा शक्ति चक्र है उसको देखेंगे तो हर डायरेक्शन पे एक कलर दिया हुआ है। उसको सुंदर बनाने के लिए नहीं है, यह है उस डायरेक्शन में कौन सा एलिमेंट है वो बताने के लिए, उसको डिपेक्ट करता है वो कलर। तो वेस्ट के डायरेक्शन में ग्रे सा कलर बना हुआ है, यानी कि मेटल की दिशा है। तो खनाखन पैसा भी कहाँ से आता है, वेस्ट से आता है। तो इस प्रकार से आप सभी के जीवन में 5 डायरेक्शन ऐसे हैं जिन पे बहुत विशेष ध्यान देना होता है। घर में कोई नेगेटिव एक्टिविटी इन डायरेक्शन में ना हो। नेगेटिव एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, टॉयलेट सीट, क्योंकि फायर है, तो फायर के जोन में ठीक है, महावास्तु रेक्टिफिकेशन के साथ में अन्य जोन्स में भी ठीक है, लेकिन दिमाग के जोन में नहीं होनी चाहिए, स्किल के जोन में नहीं होनी चाहिए। ये हम कहाँ सीखते हैं, ये हम सीखते हैं महावास्तु के कोर्सेज में। और क्यों सीखना आवश्यक है, इसलिए सीखना आवश्यक है क्योंकि आप एक बिल्डिंग को शेप अप करते हैं, उसको खूबसूरत बनाते हैं, एस्थेटिक्स को वहां पर एनहांस करते हैं, लेकिन कोई भी खूबसूरती तब बेकार हो जाती है जब वह सुख कारक नहीं होती है। तो होता है, सुख होता है जब संतुलन होता है। संतुलन किसका होता है, संतुलन 5 तत्वों का होता है।
शरीर संतुलित है क्योंकि यहाँ पर 3 तत्वों का संतुलन है, वात पित्त और कफ का, तो व्यक्ति संतुलित है। एक घर संतुलित है जब वहां पर 5 एलिमेंट्स का यानी कि वाटर, एयर, फायर, स्पेस एंड अर्थ, इन 5 तत्वों का संतुलन है। इसके आगे की भी बात है। थर्ड लेयर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज आवर यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। इस पूरे यूनिवर्स का केंद्र हर व्यक्ति है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, सापेक्षता का सिद्धांत है, जिसमें ऐसा कहा उन्होंने कि हर व्यक्ति इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का केंद्र है। मेरे अपने लिए तो मैं केंद्र ही हूं ना, क्योंकि मेरी सोच मुझसे शुरू होती है, मेरा आचार व्यवहार, मेरा व्यक्तित्व मैं स्वयं हूं, तो इस यूनिवर्स का केंद्र अपने लिए मैं हूं। तो जब हम इस मैं की बात करते हैं तो हमारी एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स में कैसे नोटिफाई होती है? ये एक जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसको कहते हैं। जब हम रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तो हमको ये जीपीएस सहायता करता है। उसी तरह जब हम अपने जीवन की राह ढूंढ रहे होते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस का पर्पस ढूंढ रहे होते हैं, तो हमको हमारा अपना जीपीएस वाला विज्ञान यानी एस्ट्रोलॉजी सहयोग करता है। ईश्वर ने जब हमें जन्म दिया, उस समय का जो आकाश में ग्रह नक्षत्रों की पोजीशनिंग थी, वह कहाँ कैप्चर होती है? वो एक स्क्रीनशॉट की तरह हमारे हॉरोस्कोप में कैप्चर होती है। और उस हॉरोस्कोप में जीवन के 12 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट यानी लाइफ के संदर्भ होते हैं। उन संदर्भों के हिसाब से अगर हम एक्ट करते हैं तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल होती है। एक स्क्रिप्ट लिखी है किसी पिक्चर के डायरेक्टर ने, और उसने बताया है कि ये हीरो है, ये हीरोइन है। मान लो मैं हीरोइन हूँ और मुझे किस सीन पे कैसे एक्ट करना है। ये स्क्रिप्ट के डायरेक्टर कौन है? स्वयं ईश्वर। उन्होंने हमारे लिए स्क्रिप्ट लिख रखी है, हमको बस उसको फॉलो करते हुए एक्ट करना है। तो वो जो 100 करोड़ वाला आंकड़ा होता है जिससे माना जाता है कि वो पिक्चर सक्सेसफुल हुई, वह आंकड़ा हम स्वयं अचीव कर सकते हैं, यानी अपने इस जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन का ध्येय पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बार बार हमारा जीवन जन्म होता है किसी न किसी ध्येय को पूरा करने के लिए। तो मेरा अपना ध्येय है, क्योंकि मैं महावास्तु से जुड़ी हुई हूँ। महावास्तु वो फिलॉसफी है जो व्यक्ति को जीवन जीने का सलीका सिखाती है। इससे जुड़ करके मेरा अपना ध्येय है इस वैदिक विज्ञान को जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है, मुझ तक पहुंचाया है और निस्वार्थ भाव से बहुत लोगों को दिया है। मैं उसको घर घर पहुंचाने के लिए उनके इस यज्ञ में साथ में। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं और मेरे जैसे बहुत सारे महावास्तु आचार्य अलग अलग शहरों में योगदान करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं और इस विद्या को सिखाते हैं। अभी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, इसकी जानकारी मैं देकर के फिर आपके प्रश्नों पे आती हूँ। तो महावास्तु का जो वेबसाइट है उस पर जाइए और भरपूर जानकारी वहां पर उपलब्ध है। जो बातें मैंने अभी आपसे कही इस छोटे से समय में वो आपको वहां पर लिखी मिल जाएंगी। और इसके अलावा हमारा यह विज्ञान किस तरह से काम करता है ये भी आप सीख पाएंगे। वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट का नाम है www.mahavastu.com। ठीक है, इसके साथ में एक हमारा ऐप है जिसका मैंने आपको नाम बताया, चेक माय वास्तु ऐप। उससे आप बहुत सरलता से अपने घर की दिशाएं देख सकते हैं और दिशाओं के हिसाब से आप हमारे वीडियोस देखिए। हमारे गुरु सखा डॉक्टर कुलदीप जी बंसल के बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में। इस विद्या को अनुभव करिए। जब आप अनुभव करते हैं तभी मानना चाहिए, बिना किसी चीज को जांचे परखे हुए मानना नहीं चाहिए। तो यूट्यूब वीडियोस देखिए डॉक्टर कुलदीप जी बंसल के, हमारे चेक माय वास्तु ऐप को डाउनलोड कीजिए, फिर कनेक्ट करिए और अपने घर में अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं के समाधान करके देखिए। जब ये समाधान होते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। बांटिए। कहाँ बांटेंगे? इसके लिए हमारा एक पोर्टल है, उसका नाम भी नोट करिए, MV Trainer, MVTrainer.net। MVTrainer.net पे हमारे इस विषय के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली और आप क्या और जानकारी लेना चाहते हैं, सब उपलब्ध है।
मैंने जो यहाँ पर आपसे बैठ करके बात करी, क्योंकि थोड़ा सा इनिशियली समय मेरा खराब हो गया, समय सबसे बड़ी कम्युनिटी है, वो कभी वापस नहीं आती है। तो वो जो जिस समय बातें शेयर करी, अगर आपको इस विज्ञान ने कहीं टच किया हो, आपको लगे कि ये रेलेवेंट है, जीवन में अपनाया जा सकता है, तो इसको सीखिए अवश्य अपने लिए, क्योंकि ये लाइफ स्किल है, जीवन जीने का विज्ञान है। सीखने के लिए आप कहाँ जाएंगे? हमारे से वेबसाइट पे जाइए, वहां पर सारे ही कोर्सेज की जानकारी उपलब्ध है। mvtrader.net पे जाइए, वहां पर अगर मेरी बातों ने आपको टच किया और आप और जानकारी चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। इसके साथ में एक और विशेष बात यह है, मैं और मेरे साथी आचार्य, और ये इनिशिएटिव है डॉक्टर खुशदीप जी बंसल का, तो हम सभी क्या करते हैं? योगदान करते हैं। योगदान का मतलब क्या है, ये बता करके मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरा कर्म है महावास्तु की सलाह देना। यह वो कर्म है जिससे मैं धनार्जन करती हूँ, लेकिन इसी कर्म को मैं हफ्ते में 4 घंटे इसको मैं लोगों को फ्री में सलाह देती हूँ, यानी मैं अपने कर्म का दान करती हूँ। सर्वोच्च दान है सहयोग करना, जो मैं आपका सहयोग करना चाहती हूँ। किस तरह से? अपने कर्म का दान करके। तो योगदान फैसिलिटी हर शहर में, हर महावास्तु आचार्य के पास उपलब्ध है। आप mvtrainer.net पे जाइए, कनेक्ट करिए, अपने शहर के निकटवर्ती आचार्य को ढूंढिए, और हमारे 150 आचार्य हैं, हर शहर में हैं, ग्लोबली, मतलब ज्यादातर शहरों में है, और जल्दी ही सारे शहरों में होंगे, इसका हम लोगों को पूरा विश्वास है। तो आप कनेक्ट करिए, हफ्ते में एक दिन उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के 15 मिनट आपके साथ में बैठ करके, या आपको जूम पे या किसी भी पोर्ट पे कनेक्ट होकर के सलाह देंगे। ठीक है अमित जी, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, के क्वेश्चन लेना चाहती हूँ। मैंने चैट पे क्लिक किया अमित जी। अमित साहू जी, अमित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित जी, अमित जी, जी। तो मैंने अपना सेशन यहाँ पर कंक्लूड किया, मतलब अपने टॉक को। मैं प्रश्न लेना चाहती हूँ। जी, जिनके प्रश्न हैं उनके नाम के साथ में लीजिएगा, तो उनको एड्रेस करते हुए मैं बात करूंगी। वास्तुशास्त्र होता क्या है, यह प्रश्न है विद्यानंदन शाह जी का। वास्तुशास्त्र का मतलब है ऐसी जगह का विज्ञान जहां पर रहा जाता है। अमित जी, आप अपने को म्यूट करेंगे प्लीज? आप प्रश्न देते जाइए यहाँ पर चैट बॉक्स पे, और म्यूट रखिए। जी, विद्यानंदन जी इज आस्किंग, वास्तुशास्त्र होता क्या है? वास्तु का मतलब होता है वस निवास से, यानी रहने योग्य स्थान, और शास्त्र का मतलब होता है उसके बारे में जानकारी। यह है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत सारे मिथ हैं विद्यानंदन जी। सही जानकारी के लिए आप महावास्तु के वेबसाइट पे जाइए और समझिए, यह कोई शुभ अशुभ का विज्ञान नहीं है। यह विज्ञान है रहने योग्य जगह का, जहां पर आप रह करके अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अमित जी। बाय स्टूडेंट, मैम, कैन ईशान्य दोष बी एडजस्टेड इन एन ओल्ड हाउस? ईशान्य का मतलब क्या है? ईशान्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जहां पर, देखिए, आपको मोटा मोटी ये मालूम है कि 90 डिग्री का एक डायरेक्शन होता है, जहां पर
नॉर्थ खत्म होता है और ईस्ट शुरू होता है, ये लाइन है ईशान्य कोण। बट हमको एक कोण की परिकल्पना में नहीं है, सेगमेंट को देखते हैं। 22.5 डिग्री का एक सेगमेंट है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट जोन कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन का एट्रीब्यूट क्या होता है? क्लैरिटी ऑफ थॉट। प्रचलित धारणा यह है ईशान्यम देवस्थानम, ऐसा कहा गया है। तो ईशान्य में देवता का स्थान होता है, क्योंकि देखिए हर घर या हर व्यक्ति, उसके अंदर एक इनेट एनर्जी होती है ना, हर घर में ये एनर्जी होती है। इसको हम ऐसा मानते हैं कि ये सुप्रीम पावर है। जिस चीज को जानते नहीं है उसको सबसे बड़ा मान लेने में कोई हर्जा भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम पावर का स्थान है हमारे घर में, वो एनर्जी नॉर्थ ईस्ट में मानी जाती है। तो ईशान्यम देवस्थानम, ये परफेक्ट बात है। ईशान्य पूजा स्थान होना चाहिए, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ईशान्य में बैठ करके मेडिटेशन करके हम सुप्रीम पावर से कनेक्ट भी हो सकते हैं। ईशान्य कोण रखना हमारी आवश्यकता है, उसको साफ और स्वच्छ रखना जरूरी है। अब ईशान्य के दोष क्या होते हैं? वहां पर अगर गैस चूल्हा है तो प्रॉब्लम है, अगर वहां टॉयलेट है तो भी बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पहले मैं आपको समस्या बताती हूँ, अगर ये रिलेट कर रही है तो मानना चाहिए कि ईशान्य वाला वास्तु दोष है, अन्यथा नहीं है। 5 छोटी छोटी चीजें होती हैं अगर ईशान्य में टॉयलेट या गैस चूल्हा होता है। बताओ, कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज, कैंसर उसका ही एक हिस्सा है, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, या किसी प्रकार से एक्सीडेंट होना जिससे सिर पर चोट आए, बर्थ डिफेक्ट होना, घर में शादियां ना होना, और लोगों का ये कहना कि जी ये घर में कुछ अच्छा नहीं है, ये सारा नॉर्थ ईस्ट में मौजूद एंटी एक्टिविटी के कारण आता है। उस दिशा का कोई दोष ही नहीं है, उस दिशा में मौजूद एक्टिविटीज का दोष होता है। जल की दिशा है, वहां पर आपने मंदिर बनाया बड़ा सुंदर, क्योंकि किन्हीं वास्तु वालों ने आपसे बोला कि ईशान्य कोण में मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन वो महावास्तु वाले नहीं है, तो आपको ये नहीं पता चल पाया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर तो परफेक्ट है, लेकिन लाल रंग क्या कर रहा है, वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनके दिमाग में फायर क्रिएट कर रहा है, एग्रेशन क्रिएट कर रहा है। घर तो जी हमने बहुत अच्छा बनाया, हम पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, लेकिन घर में शांति नहीं है। तो ये शांति क्यों नहीं है? क्योंकि मंदिर तो नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन लाल रंग वहां पर मौजूद है, और हम लाल नारंगी रंग को, पीले रंग को क्या मानते हैं? ऑस्पिशियस, शुभ मानते हैं। तो मंदिर में ये रंग तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे। दुर्गा माता लाल रंग के कपड़े धारण करके रहेंगी तैयार, तो घर की जो दुर्गाएं हैं उनके दिमाग में भी वो फायर होगा, वो लाल होगा। इसलिए ध्यान देना पड़ता है। हर दिशा का एक एलिमेंट जो महावास्तु में बताया जाता है, और हर दिशा का गुणधर्म जो महावास्तु में बताया जाता है, यदि आप उसको फॉलो करोगे तो दोष दाश कुछ नहीं होते, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है। वास्तुशास्त्र में दिशा का क्या इंपॉर्टेंस है, ये डॉक्टर ज्ञानेश जी पूछ रहे हैं। दिशा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कोई तो रेफरेंस होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। एक घर है, एक घर में हर दिशा का अपना एक गुण धर्म है। तो जब तक आप दिशा नहीं जानोगे, कैसे जान पाओगे कि इस घर का वास्तु संतुलित है? इसलिए दिशा, और महावास्तु वाला कोई भी व्यक्ति, आप जैसे, अब चूंकि आप लोग रायपुर से हैं, तो आपके यहाँ पर जो भी व्यक्ति जब आप वास्तु की बात करें तो कहे मैप दिखाओ। मैप कौन सा? टू द स्केल ऑटोकैड में बना हुआ मैप, समझ लेना वो महावास्तु वाला है। क्योंकि हम हवा में बात नहीं करते हैं, हम दिशाओं में और काले सफेद में बात करते हैं। और दिशा को कैसे पता करेंगे? दिशा को पता करने के लिए एक खाका यानी मैप बनाइए, मैप में दिशाओं को मार्क करिए, और फिर देखिए किस दिशा के लिए क्या एक्टिविटी सही है। क्योंकि ये तो सिद्धांत है, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी विशेष दिशा का एक विशेष गुणधर्म होता है, क्योंकि वहां पर एक विशेष एनर्जी होती है। वो एनर्जी हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाल रही है? एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएटिविटी लाती है, तो एक एनर्जी है जो शरीर से मल को, वेस्ट को बाहर निकालती है। आप कह दो कि नहीं जी हमेशा सुविचार ही अच्छे होते हैं, शरीर की सफाई जरूरी नहीं है, कैसे काम चलेगा?
जरूरी है हर प्रकार की एनर्जी का संतुलित होना। ज्ञानेश सर, क्या मैंने अपनी बात को आपको क्लियर किया? यदि किया तो यहाँ जरूर बताइएगा। नेगेटिविटीज किस प्रकार की होती है? नेगेटिव एक्टिविटीज होती हैं, जैसे शरीर से डिस्पोज ऑफ करना, जिसको हम कह तो रहे हैं नेगेटिव, लेकिन है तो अति आवश्यक। ये काम नहीं हुआ तो दिन खराब हो जाता है जी। तो एक्टिविटीज क्या क्या नेगेटिव होती हैं? टॉयलेट सीट की एक्टिविटी, डस्टबिन जहां पर आपने सामान डंप करके रखा हुआ है, ये सब नेगेटिविटीज है। और रंग, पैटर्न और शेप बहुत मायने रखते हैं महावास्तु में। Mr. Parvinder ji is asking, hello ma'am, can you explain the remedy of anti-clockwise staircase in educational institute? बात तो बड़ी तकनीकी पूछ ली आपने परविंदर जी। जो स्टेयरकेस है, अब देखो डराने के लिए क्या क्या होता है भाई, डराएंगे नहीं तो हमारा काम कैसे चलेगा, कोई क्यों वास्तु नहीं करवाएगा। स्टेयरकेस और उसका ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज। अब आप ऐसा समझो कि एक पेच है, तकनीकी लोग दीवार पे अगर पेच गाड़ना है, फाइबर को कैसे घुमाते हो? क्लॉकवाइज घुमाते हो तो पेच अंदर चला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो पेच बाहर आ जाता है। तो महावास्तु की 16 दिशाएं हैं, किस दिशा की एनर्जी को आपको अंदर घुसेड़ना है, यानी खत्म कर देना है, कम कर देना है, वहां पर क्लॉकवाइज स्टेयरकेस होनी चाहिए। और जिस दिशा की एनर्जी को आप एनहांस करना चाहते हैं, वहां एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस होना चाहिए। यह हमारी तकनीकी बात है। तो स्टेयरकेस को लेकर के जो डराने की बात है ये गलत है। ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, सीढ़ियों का दिशा कौन सी है ये मायने रखता है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, विशेष रूप से आपके लिए मैं बता देती हूँ परविंदर जी, इंस्टीट्यूट में कौन सी एनर्जी को बढ़ाना चाहिए? स्किल को बढ़ाना चाहिए। ज्ञान अर्जन की हमारी एक दिशा होती है जो विद्या का सतत अभ्यास करवाती है। वो दिशा कौन सी, मैं आपको बताती हूँ, वो है वेस्ट साउथ वेस्ट। हमारे दिशा शक्ति चक्र में जब आप ऐप में देखेंगे तो आपको WSW लिखा दिखेगा, वहां लिखा होगा एजुकेशन। तो किसी भी एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में आपने सीढ़ी बना रखी है तो समझो बाबू कमाल हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और सीढ़ी कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज बनाई हुई है, तो दी बेस्ट हो गया। तो सीढ़ी के बारे में मूर्ख बनाने के काम होते हैं। सीढ़ी का ओरिएंटेशन देखिए और किस जोन में बना रहे हैं वो देखिए और सही प्लेसमेंट कर दीजिए। आप तो आर्किटेक्ट और डिजाइनर लोग हो, प्लेसमेंट सीख लीजिए। दी बेस्ट काम करती हैं, एज ए रेमेडी काम करती हैं सीढ़ियां, क्योंकि सीढ़ियां आपको ऊंचाई पर ले जाती हैं। घर में मौजूद हर चीज का प्रयोग महावास्तु वाले कर लेते हैं, क्योंकि हम दिमाग का प्रयोग करना जानते हैं ना। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ स्पेस विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, घर में मौजूद हर चीज आपके लिए रेमेडी का काम करती है। ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का और स्पेस का, क्योंकि सारा खेल तो स्पेस का है। अब वास्तु के चलते आपसे कह दिया जाता है नहीं जी इस जगह का उपयोग मत करना, इसको छोड़ दो, ये खाली रखो, ये गलत है। जगह के लिए स्क्वायर फीट में कितना कितना दाम होता है, अभी बी टाउन्स में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ए टाउन यानी मेट्रो सिटीज में पर स्क्वायर फीट हम एक जगह का जमीन का कितना पैसा खर्च करते हैं ये हमें मालूम है। और यहाँ कोई मुंबई वासी है तो उनको और अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। Mr. Satyam is asking, why should be the direction of stair in commercial places or an institution? What should be the orientation or direction of staircase? What are the remedies for the same if it is constructed in wrong direction? ये तो तकनीकी बात है। डॉक्टर से पूछ लिया जी पेट दर्द है, इन 4-5 कारणों से है, तो हर पेट दर्द की क्या क्या दवाई दोगे? डिटेल एनालिसिस होता है सत्यम जी इसका। वो स्टेयरकेस वाकई में प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं, क्योंकि महावास्तु वो विज्ञान है जिसमें हम बात करते हैं यदि समस्या है तो समाधान है, अन्यथा हम सभी के ऊपर एक शक्ति है जिसको कहते हैं मां प्रकृति, वो हमारे हित में चीजों को बैलेंस करते हुए भी चलती है। 16 डायरेक्शन में 7 डायरेक्शन ऐसे हैं, ये मैं जोन्स की बात कर रही हूँ, महावास्तु जोन्स की।
16 में से 7 जोन्स ऐसे हैं जहां पर हम स्टेयरकेस को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, यानी स्टेयर राइज हुई और फिर टर्न हुई, फिर राइज हुई, फिर टर्न हुई। स्पाइरल स्टेयरकेस की बात नहीं कर रही हूँ केवल, हर स्टेयरकेस में स्टेयरकेस अप हुई और कहाँ ओरिएंटेशन है उसका ये बताता है कि स्टेयरकेस का डायरेक्शन क्या है। 7 डायरेक्शन में स्टेयरकेस क्लॉकवाइज रखते हैं, रिमेनिंग 9 डायरेक्शंस में स्टेयरकेस एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्योंकि इन जोन्स की एनर्जी को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी पेज को बाहर निकाला, क्लॉकवाइज यानी पेज को अंदर पियर्स किया। तो जिस प्रेमिसेस में ये समस्या है कि आपको लग रहा है कि स्टेयरकेस की प्रॉब्लम है, उसका मैप लेकर के हमारे किसी आचार्य से मिल लीजिए, वो आपको बता देंगे कि समस्या स्टेयरकेस से आ रही है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। If someone is continuously suffering from health issues, in which direction should they stay, and what direction is the best for students for studies and mental health and peace? Perfect question है सर, ये आया है जी। तो अभी आज के समय में पेंडेमिक सिचुएशन में किस डायरेक्शन को अगर आप बहुत ध्यान से चेक कर लें, चेक क्या करना है यह भी बताऊंगी, डायरेक्शन भी बताऊंगी। घर के सेंटर पे खड़े हो जाइए, नॉर्थ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे ही आपको नॉर्थ दिख गया, उसके राइट पे थोड़ा सा मूव करिए, जो 22.5 डिग्री का, अब क्योंकि आप तकनीकी लोग हो तो मैं आपको तकनीक से कनेक्ट कर रही हूँ। 22.5 डिग्री का एक सेगमेंट होता है जिसको कहते हैं हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन। वहां पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस समय कोविड से सफर कर रहा है तो उसकी मेडिसिन और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अगर आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दिया तो हेल्थ रिगेन भी होगी और दवाइयों का असर भी जल्दी होगा। केवल वहां पर एक जल पात्र रखने से, पानी का भरा हुआ एक छोटा बर्तन रखने से भी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, क्योंकि जल की दिशा है और जल क्या है, स्वास्थ्यदायिनी है। क्यों? क्योंकि नदियों को कहा जाता है स्वास्थ्यदायिनी, उसमें जो खनिज होते हैं उससे हम स्वास्थ्य को रीगेन करते हैं और जल ही जीवन है ऐसा भी मानते हैं। तो हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा जल का पात्र रख दीजिए। पानी भी पीते रहिए, वो भी दवा का काम करेगा, और रोज उसमें पानी बदल के रखिए। घर में सभी सदस्यों का हेल्थ और इम्यून सिस्टम सही रहेगा। अब ध्यान क्या देना है, मैं बार बार जल की बात कर रही हूँ, तो जहां पानी है अगर आपने उसके नीचे आग लगा दी तो क्या हो जाएगा, यानी जो इम्यून सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो यदि आप में से किसी के घर में ये पेंडेमिक सिचुएशन में किसी को कोई एलिमेंट हुआ है, या ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब मैं लाल बात कर रही हूँ तो वो फायर का होता है। फायर से कोई रिलेटेड चीज अगर वहां होगी तो इम्यून सिस्टम वीक होगा, और ऐसा कब होगा, जब रिकरिंग एलिमेंट्स होते रहेंगे। अब अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको रिकरिंग एलिमेंट है, लगातार बीमार रहता है, तो यह दिशा उसको स्वास्थ्य लाभ करा सकती है। उसका बेड या बैठने की जगह नॉर्थ ईस्ट में बना दीजिए। और ये मैं पूरे घर को लेकर के कह रही हूँ, मैं किसी एक स्पेसिफिक रूम की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि महावास्तु में हम अपने पूरे के पूरे स्पेस की बात करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को आइडेंटिफाई करिए, वहां जल का पात्र रखिए, बीमार व्यक्ति को वहां सुला दीजिए, हेल्थ रिगेन हो जाएगी। अब बात आई बच्चों को कहाँ पढ़ना चाहिए। एक दिशा है, आप हमारे दिशा शक्ति चक्र में देखेंगे तो उसमें लिखा है एजुकेशन। एजुकेशन यानी विद्या का अभ्यास। दिशा होती है वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच की दिशा। स्किल को शार्पन करोगे, विद्या का अभ्यास करोगे तो धन की प्राप्ति होगी। अब देखो हमारे कितना अच्छा आइडेंटिफाई किया है एक एक डायरेक्शन को। साउथ ईस्ट आपकी स्किल को बढ़ाता है, स्किल तो हो गई, उसका अभ्यास किया वेस्ट साउथ वेस्ट से, यानी एजुकेशन में कन्वर्ट किया। अब व्यक्ति एजुकेटेड भी है, स्किल्ड भी है, तो उसके पास पैसा आने से कोई रोक नहीं सकता है। पैसा कहाँ से आएगा, वेस्ट से आएगा। तो विद्या अभ्यास की दिशा होती है WSW, वेस्ट साउथ वेस्ट। वहां बैठ करके पढ़िए, पढ़ाइए,
तो ज्ञान आत्मसात होता है। यहाँ पे एक जादुई टिप दे देती हूँ। वैसे महावास्तु में हम टिप्स पे विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी कुछ शेयर करती हूँ। आपका कोई कोर्स कंटेंट ऐसा है जो आपको लगता है कि बिल्कुल डाउनलोड हो जाए, उसको छोटे से पेन ड्राइव में करिए, येलो कलर के टेप से रैप करिए और वेस्ट साउथ वेस्ट में दीवार पे ही चिपका दीजिए। दीवार पे आपका पेन ड्राइव चिपकेगा और ज्ञान डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर। बताइए कैसी रही? ये कमाल होता है। अब मैं आपसे बैठ करके बात कर रही हूँ और पिछले 1 घंटे से लगातार बोलते चली जा रही हूँ, तो ये क्या है? ये विद्या अभ्यास के डायरेक्शन का कमाल है। क्योंकि मैं कुछ लिखा हुआ तो पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन वह बात कर रही हूँ जो यहाँ पर डाउनलोडेड है। और इस पूरे के पूरे सिस्टम का श्रेय जाता है डॉक्टर खुशदीप जी बंसल को। आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु हैं और गुरु के दिए ज्ञान को मैं आपसे साझा कर रही हूँ, इसलिए मैं बार बार उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि इसका पूरा श्रेय उनको ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। घर के पास में अगर ग्रेवयार्ड है, ये बात पूछी है किसी स्टूडेंट ने, तो क्या असर होगा? इज देयर एनी नेगेटिव इफेक्ट? देखिए, हमारा घर जो हमारा अपना प्रेमिसेस है, बस उसी का प्रभाव होता है। और अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो आपको अपने जीवन में दिख जाए। एक किस्सा बताती हूँ, बहुत छोटा सा है। तुलसीदास जी और कबीरदास जी समकक्ष कवि थे, भक्तिकालीन कवि हैं हमारे। तो एक बार तुलसीदास जी का मन हुआ कबीरदास जी से जाकर के मिलने का। चल पड़े, उनके घर तक पहुंचे और कबीरदास जी जहां रहते थे उसके चारों तरफ वो कसाई खाना था। जब तुलसीदास जी उनके घर पे के दरवाजे पे खड़े हुए जाकर के, तो उनको लगा कि अरे मेरा बंधु कहाँ रहता है। तो कबीरदास जी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, वहां बैठे बैठे ही पीठ घुमाए ही बोल दिया कि मैं जहां रह रहा हूँ इस स्पेस का असर मेरे ऊपर होता है, इसके बाहर क्या है उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं। तो तुलसीदास जी ने इस बात को समझ लिया और उल्टे पैर चले आए। तो अब ये दोहा था मेरे दिमाग से अचानक से निकल गया। क्या था? शायद सोचूं तो याद आ जाएगा। नहीं याद आ रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। तो आपकी अपनी, ये जिन स्टूडेंट का क्वेश्चन है उनको बता दीजिए कि उनकी अपनी स्पेस, जो उनका अपना नेट यूजेबल एरिया है, केवल उसका प्रभाव होता है, वही उनका वास्तु है। ग्रेवयार्ड तो मुर्दों का है, उससे अपना क्या काम है ना? तो वो आपके प्रेमिसेस से बाहर है। आपके नेट यूजेबल एरिया के अंदर जो कुछ है उसका आपके ऊपर प्रभाव है। बाजू में मंदिर है, मंदिर में झंडा है, झंडे की छाया है, पीपल का पेड़ है, उसकी छाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर का अंदर का वास्तु सुदृढ़ और संतुलित होना चाहिए, यानी एक्टिविटीज, यूटिलिटी एंड ऑब्जेक्ट्स इन प्लेस होना चाहिए, तो बाहर से कोई असर नहीं आता। बाजू में नाला बह रहा है, उसके बाजू में ग्रेवयार्ड है, सामने फैक्ट्री है, हाँ, पर्यावरण के तौर पे ये जरूर नुकसान कर सकता है। जो आप इनहेल कर रहे हैं वो आपको तकलीफ दे हो सकता है। मान लो बाजू में फैक्ट्री है या मंदिर है, मंदिर में बहुत सारे लोगों की आमद रफ्त है, लाउड स्पीकर लगा करके शोर है कहीं पे भी किसी भी जगह पर, तो वो तकलीफ दे हो सकता है डे टू डे लाइफ में। बट उसका कोई फर्क नहीं होता है कि बाजू में ग्रेवयार्ड भी है। आगे बढ़ते हैं। को वैदिक दृष्टि, वेदों की दृष्टि कहा गया है, बिल्कुल ठीक है। क्या वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है? अमित जी, अंकित राज जी ने ये प्रश्न किया है, बिल्कुल ठीक है। इसका अलग स्वतंत्र अस्तित्व है, बिल्कुल। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हम होलिस्टिक अप्रोच में बिलीव करते हैं। हम कौन? हम वो जो सनातन विचारधारा को मानने वाले। सनातन का मतलब है जो कंटिन्यूअस है, चला आ रहा है, कभी खत्म नहीं होता है, जिसका कोई क्षय नहीं है। इस विचारधारा में वेदों का तीसरा नेत्र बोलते हैं ज्योतिष को। ईश्वरीय ज्योति, ज्योति धन ईश, जो ईश्वरीय ज्योति है वो ज्योतिष है। ईश्वर ने हमारी रचना करी, मैंने बताया ना, हमारी स्क्रिप्ट ईश्वर ने लिख दी, उसको देखना और पढ़ना आपको आ गया, फॉलो किया, और जब फॉलो किया तो जीवन में सफलता मिली। यह है ज्योतिष, ठीक है। ज्योतिष विज्ञान है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में आपकी पोजीशन कहाँ है उसका।
और इसको अगर आप जान गए और फॉलो किया तो सब अच्छा हो जाता है। तकलीफ कहाँ आती है? जो ईश्वर ने हमारे लिए नियत कर रखा है हम उससे डेविएट हो जाते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान आपको बताता है कि यह आपके लिए सही है, इसको करो। अपने जीवन के 12 डोमेन में आप स्वयं, आपका परिवार, आपका प्रेजेंटेशन, ये जो मैं कीवर्ड बोल रही हूँ ये हमारे ज्योतिष के जो 12 भाग हैं, जो 12 बॉक्सेस हैं, जो 12 भाव या ग्रह घर हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ। अभी हमारा चूंकि ज्योतिष का एक कोर्स ऑनगोइंग है, महावास्तु का ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स 12 दिन का कोर्स है, ये अभी ऑनगोइंग है। अब चूंकि वो बिल्कुल मैं प्रैक्टिस में हूं तो मैं आपको बताती हूँ कि 12 भाव, जीवन के 12 संदर्भ, और इन संदर्भों में 9 खजाने। 9 खजाने कौन? ग्रह। 9 ग्रह हमारे लिए अनमोल निधियां हैं जो ईश्वर ने हमको देकर के रखी हैं। अब मैं अगर बात करूं तो मेरी 3 अनमोल निधियां मेरे प्रेजेंटेशन में है। प्रेजेंटेशन का बॉक्स होता है, मेरे पराक्रम का बॉक्स होता है। अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो तीसरे बॉक्स में मेरी 3 अनमोल निधियां हैं, ध्यान दीजिएगा। सूर्य है, वीनस यानी कि शुक्र है, और मरकरी यानी वाणी है। तो क्या आप सभी मेरे प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट ही तो कर रही हूँ, मैं अपने गुरु द्वारा दिए हुए ज्ञान को आपसे साझा कर रही हूँ, यानी प्रेजेंट कर रही हूँ। तो मेरे प्रेजेंटेशन में क्या आपको मेरा कोर दिखा जो मेरे अंतर मन से आ रहा है, यानी सूर्य यानी कोर। फिर मैं यहाँ जब बात कर रही हूँ तो मेरे शब्दों का चुनाव यानी डिस्क्रिमिनेशन, किसके बारे में? वाणी, बुद्ध के बारे में शब्दों का चुनाव और ज्ञान को मैं अपनी कोर से आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मेरा भाव है कि आप जैसे यंग जनरेशन के लोग इस वैदिक विज्ञान को जाने, समझे और ये जाने कि इससे क्या क्या हो सकता है। अरे हम खजाने के ढेर पे बैठे हैं, हमारा वैदिक ज्ञान इतना समृद्ध है और हम जानते ही नहीं। कैसे नहीं जानते? वैसे ही जैसे एक कस्तूरी मृग होता है ना, अपनी नाभि में कस्तूरी को छुपाए रखता है और खोजता है, उसकी स्मेल के पीछे भागता रहता है। तो अब हम भटक चुके हैं, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भी जा चुके हैं, उसमें भी क्या गुण दोष है ये जान चुके हैं। तो अब वापस स्वयं में स्थित होने का समय है, स्वयं को जानने का समय है, अपने समृद्ध वैदिक संपदा को जानने का समय है। इसलिए उस कस्तूरी मृग की तरह वापस अपने में लौट आने का समय। यह ज्ञान हम आप सभी से साझा कर रहे हैं और इस ज्ञान को आगे ले जाने के लिए और सबको उपलब्ध कराने के लिए एक इनिशिएटिव है डॉक्टर खुशदीप बंसल जी का, वह है महागुरुकुल। गुरुकुल हमारी परंपरा है ना, जहां पर बैठकर हम आपस में विद्या का आदान प्रदान करते हैं। हमारा महागुरुकुल, उसका निर्माण शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्दी हम सभी के लिए वो ओपन हो जाएगा। वहां जाना है, वहां बैठना है, वहां लाइक माइंडेड लोगों से बात करना है और अपनी संपदा, अपने ज्ञान के खजाने को एक्सप्लोर करना है। खजाने के बीच में है हम और उसको भूले चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन कभी तो लौट करके आएंगे, वापस अपने घर पे आएंगे। यही प्रयास है डॉक्टर खुशदीप बंसल जी का और इस प्रयास का मूर्त रूप है हमारा महागुरुकुल, जो अब बनना चालू हो गया है और बहुत जल्दी हम सभी उसका हिस्सा बन सकते हैं। ये महागुरुकुल कहाँ बन रहा है? ये दिल्ली में बन रहा है। ठीक है, इसकी जानकारी भी आप हमारे वेबसाइट पे प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ती हूँ। क्या अंकित जी आपको मैंने अपनी बात से संतुष्ट किया? ये सभी विज्ञान अलग अलग हैं। आपने ज्योतिष सीखा, उसको प्रैक्टिस करिए, आपने वास्तु सीखा, उसको प्रैक्टिस करिए। और मजे की चीज तो हम महावास्तु वाले करते हैं, हम एस्ट्रो ज्योतिष को, एस्ट्रो वास्तु को प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि आपकी ग्रह नक्षत्र आपकी पत्री में कहाँ बैठे हैं, उनसे संबंधित सामान आपके घर में यानी वास्तु में मिल जाता है ना जादूगरी? ये कनेक्ट वास्तु और ज्योतिष का ये भी स्टैब्लिश किया है डॉक्टर बंसल ने। एस्ट्रो वास्तु का प्रैक्टिस हम करते हैं, आपके हॉरोस्कोप में देख करके बता देते हैं कि यहाँ, जैसे मैं बताऊं अगर, तो मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, नॉर्थ ईस्ट का एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? वास्तु से। उस डायरेक्शन में सूर्य, वीनस और मरकरी यानी कि कौन कौन से देवता बैठे हुए? मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखा है।
मंदिर में सूर्य देवता भी हैं, मंदिर में माँ दुर्गा भी है वीनस की प्रतीक, मंदिर में गणपति जी भी हैं मरकरी के प्रतीक। तो मेरी पत्री बता रही है कि मेरा घर कैसा होगा, और मेरा घर बताएगा कि यह पत्री के अनुरूप है कि नहीं। अगर है तो मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं समृद्ध भी हूँ। ठीक है अंकित जी, आगे बढ़ती हूँ। Aisha Shobji is asking, is it possible to have different effect of two different persons in living same house? Yes, बिल्कुल। एक घर में रहने वाले 5 बंदे अलग अलग जीवन जीते हैं, हर घर कुछ कहता है, हर घर में रहने वाले हर व्यक्ति की कहानी कुछ अलग होती है। भगवान जी ने हमें गधे नहीं बनाया है कि एक सांचे में ढाल करके निकाल दिए घोड़े, और हर एक का रंग रूप अलग है, हर एक की सोच अलग है, हर एक का व्यवहार अलग है। रहते तो हम एक ही घर में हैं, तो कैसे ऐसा होता है? क्योंकि ट्रेन के डब्बे की जगह बर्थ की जैसे हम एक के ऊपर तो सोते नहीं। तो जीवन का 8 घंटा जो एक घर में व्यतीत हो रहा है, एक दिन का 8 घंटा जो एक घर में व्यतीत हो रहा है, उसमें हर व्यक्ति का डिफरेंट जोन है, हर व्यक्ति की बिलोंगिंग्स अलग है, क्योंकि सारा खेला तो चीजों का है जी, दीवारें कुछ नहीं कर रही हैं। उस 4 दीवारी के अंदर कहाँ पर क्या चीज रखी हुई है ये मैटर करती है। आयशा जी, सॉरी आशा जी, क्या मेरी बात आपको क्लियर हुई? इसीलिए हर घर में, अगर घर में 5 लोग रह रहे हैं तो पांचों में हर व्यक्ति की सोच अलग होगी, उसका व्यवहार भी अलग होगा, उसका कामकाज भी अलग होगा, जीवन अलग होता है हर एक का, क्योंकि हम सारे यूनिक ही हैं, ईश्वर ने एक सांचे में नहीं ढाले हैं, अलग अलग हर बंदे पे काम किया है हमारी जो सर्वोच्च सत्ता है उसमें। आगे बढ़ते हैं। Okay, what is about वास्तु of owned house versus rented house? वस निवास से रहने योग्य स्थान जहां हम रह रहे हैं, वह नेट यूजेबल एरिया, चाहे रेंटेड हो, चाहे खरीदा हुआ, चाहे कब्जा किया हो, उसका असर हमारे ऊपर आता है। अब एक व्यक्ति है, वो 3-4 घरों का ओनर है, एक जहां वो रह रहा है, एक जिसको उसने रेंट आउट किया हुआ है, एक जगह जो खाली पड़ी है, एक निवास है जो पैतृक है। सबका असर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर आता है जहां आप स्वयं रह रहे हैं और जो आपका पैतृक निवास है। विश्व प्रकाश रॉय जी, क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई? इसका एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरी ही अपनी एक क्लाइंट के घर में मैं गई, उनका घर मैंने देखा, क्योंकि हम तो एक एक चीज की माइन्यूट डिटेलिंग करते हैं। उस घर में समस्या नहीं दिख रही थी। फिर मैंने पूछा कि कोई आपका पैतृक आवास है? तो उन्होंने बताया हाँ। उसको भी विजिट करने का मुझे मौका मिला, और जो समस्या आ रही थी वह उस घर से रिलेट कर रही थी, वहां मैंने सुधार करवाया, तो इस घर में रहते हुए भी जीवन में जो समस्या थी उसका निवारण हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने 1 बजे तक की बात करी थी और 1:07 हो गया है। अमित जी, क्या मैं सेशन वाइंड अप करूं? जी, आई होप मैंने सारे ही प्रश्न ले लिए। यहाँ पर चैट पे जितने मेरे सामने प्रश्न आपने दिए थे अमित जी, मैंने सारे ही आंसर कर दिए। और भी कोई प्रश्न हो तो मुझे कहीं भी पकड़ा जा सकता है, mvtrainer.net पे मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे पेज पे जो वसुधा शुक्ला के नाम से है, महावास्तु आचार्य वसुधा शुक्ला के नाम से, आप अपने प्रश्न वहां पर भी मुझे पोक कर सकते हैं। मैं उत्तर देकर के अपने आप को बहुत ही ज्यादा अनुग्रहित महसूस करूंगी, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं प्रश्न शाश्वत हैं, उत्तर वेरी करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर वैदिक ज्ञान से मैं कोई उत्तर आपको दे सकूं, तो ये मेरा इस यज्ञ में मेरे पास से एक छोटा सा हवि होगी, मेरा एक छोटा सा अंशदान होगा। तो आप सभी अपने प्रश्न पूछने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। मुझे मेरे पेज पे, मेरे प्रोफाइल पे, कहीं पर भी जाकर के आप महावास्तु के बारे में, महाज्योतिष के बारे में प्रश्न कर सकते हैं, जो मेरा डोमेन है, बहुत छोटा सा ज्ञान है मेरा। जी,
resolved 700 plus cases on family relations, career, and business growth. Now, Mahavastu is her Gurukul to teach and preserve a Vedic lineage. She has even achieved Best Mahavastu Acharya Award in the year 2018. These years full of learning made her realize that her motto in life is to be truly happy and spread happiness along the way. It is now my pleasant duty to propose a vote of thanks. On behalf of Maths University and on behalf of Honorable Chancellor Sir Shri Gajraj Pagaria ji, respected Pro Vice Chancellor Dr. Deepika Dhan, Honorable Director General Shri Priyesh Pagaria Sir, and respected Registrar Shri Gokulananda Panda, I express my sincere gratitude to Mahavastu Acharya Vasudha Shukla ma'am for spreading her valuable time to be with us and grace this session. We cannot fail to appreciate the efforts of IT department who, despite of hurdles and technical glitches, help us to have a successful event. With this, we come to the end of this program. I'd like to thank everyone for being part of this program. Thank you so much. Thank you so much. Thank you Thank so you, much. ma'am. Ma'am, we can end the session.